Hello everyone. In the previous classes, we talked about continuous charge distribution and the system like combination of charges and all. Today we will talk about electric field due to a ring charge. इसका basic introduction मैंने last उसमें दे दिया था last video में, but still let's continue with this to find out the full expression. Electric field due to a ring charge. Basically यहाँ पे we want to say that there is a ring और उस रिंग के ऊपर आप हाथ में कड़ा पहनते होगे और अ बैंगल और एनीथिंग लाइक दैट, बेसिकली दैट्स अ रिंग. सो अगर मैं उस रिंग पे चारों तरफ से चार्ज प्रोवाइड कर दूं तो उस रिंग का, इफ आई कैन फाइंड एनीथिंग, सॉरी, या सो लेट्स अज्यूम लाइक कि यहाँ पे एक रिंग है और उस रिंग की वजह से मुझे उसके एक्सिस पे फील्ड कैलकुलेट करना है. एक्सिस से पहले मतलब जो एक्सिस से मतलब क्या है, तो अगर मान लो कि रिंग है, उस रिंग को हम उसके चारों तरफ मूव करवा सकते हैं. समथिंग लाइक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव अ रिंग और ये जो है उसका वो एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग जो इसके थ्रू पास हो रहा है. ओके तो आपसे कहा गया कि इस रिंग पे चार्ज है, कुछ भी हो सकता है चार्ज, और फिर लेट्स से कि इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है दैट चार्ज इज कैपिटल क्यू. और इसकी वजह से आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कि रिंग के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है P, यहाँ से x डिस्टेंस दूर मुझे यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है. सो दैट इज द मोटिव, दैट इज द मेन पर्पस यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है. तो फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो लेट्स अज्यूम दिस इज द रिंग और फिर इस रिंग के ऊपर एक चार्ज है कैपिटल Q टोटल चार्ज, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ज dq अज्यूम कर लिया. जब मैं dq अज्यूम कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मेरे पास ये एक्सिस है, मुझे P पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है. मुझे नहीं पता ये हर जगह पॉइंट P ही लेते हैं, कोई और कलर की कोई और लेटर क्यों नहीं लेते हैं, बट लेट्स से P पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है. ये O है, सेंटर ओरिजिन, और जो P पॉइंट है वो सेंटर से x डिस्टेंस दूर है और रिंग का रेडियस A है. कुछ भी लिया जा सकता है, R वगैरह, दैट्स अप टू यू कम्प्लीटली. और फिर R इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा. ओके लेट्स थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर. मेरे पास ये एक रिंग थी और इस रिंग पे मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया. ये इन्होंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया हुआ है दैट इज x, रिंग का रेडियस a है. मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ कट की dl, और उस छोटी सी लेंथ पे dl इन्होंने ds अज्यूम किया है, तो लेट इट बी ds. मतलब उस पूरी रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लिया ds, और उस छोटे से टुकड़े पे अज्यूम करते हैं कि जो चार्ज है वो dq है. अब आप उस पूरी रिंग को भूल जाओ, आप सिर्फ याद रखो कि dq चार्ज है और ये मेरे पास एक पॉइंट है. इस p पॉइंट पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो इस dq की वजह से इस p पॉइंट पे फील्ड इस तरफ होगी, दैट इज गोइंग टू बी dE विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये आएगा dE फील्ड. अब ये जो dE फील्ड है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको मैंने बताया था कि ये सारे के सारे जो dEs हैं ये इस dq की वजह से dE इस तरफ आ रहा है. तो ऐसे ही कोई और dq होगा यहाँ पे, उसकी वजह से dE इस तरफ आएगा, कोई और होगा उसकी वजह से यहाँ आएगा एंड ऑल, एंड इट विल कंटिन्यूअसली मूव लाइक दिस. सो बेसिकली दिस विल बी द स्ट्रक्चर जो dE बनेगा. तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करूँ तो इट्स लाइक दिस. dE यहाँ आ रहा है, ऐसे ही एक और dq कहीं यहाँ होगा, उसकी वजह से dE वहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे dEs आएंगे और वो सब के सब मिलके एक कॉनिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, सारे वेक्टर्स. और ये सारे के सारे वेक्टर्स जो कॉनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इसमें एक कॉमन चीज़ है कि ये सारे वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, लेकिन हर वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये वाली डायरेक्शन तो फिक्स है सबके लिए, मतलब सारे के सारे वेक्टर्स की ये तो डायरेक्शन है ही, मतलब एक कंपोनेंट इधर तो है ही, लेकिन हर एक डीई का एक कंपोनेंट इस एक्सिस पे भी आ रहा है. और फिर अगर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करो तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. मतलब जितने भी डीईज हैं उन डीईज का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा. जो इधर वाला कंपोनेंट है, ऐसे एक डी यहाँ होगा, उसका इधर वाला कंपोनेंट इधर आएगा, एक डी यहाँ होगा, उसका इधर वाला कंपोनेंट यहाँ आएगा. तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा. तो ये जो डी ई वाई है, यानी कि जो इसका वाई कंपोनेंट है वो वैनिश आउट हो जाएगा कम्प्लीटली, और मेरे पास इसका ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. डी वाई, मेरे पास सिर्फ डी ई एक्स बचेगा. डी ई एक्स है कितना, तो आई कैन राइट इट एज डी ई कॉस अल्फा from the structure here. This is dE cos alpha dEx. अब
ये जो डी कॉस अल्फा है, ये सारे डीज की वजह से, जितने भी हैं, कितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे इस पूरे रिंग पे अज्यूम कर लूँ, उन सारे डी की वजह से डी कॉस अल्फा है। अगर मैं इन सारे छोटे छोटे डी कॉस अल्फाज को ऐड कर दूँ तो मेरे पास नेट वैल्यू आ जाएगी। तो ई नेट होगा इंटीग्रल डी ई कॉस अल्फा, एंड इफ आई सॉल्व इट तो बेसिकली ये बनेगा इंटीग्रल डी ई कितना है, 1/4πε0 डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। लेट इट बी लाइक दैट। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है पहले तो वो निकालो। 1/4πε0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये डिस्टेंस, स्लैंट हाइट, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड, क्योंकि रिंग के लिए, इस पॉइंट के लिए एक स्लैंट हाइट है, तो इफेक्टिवली ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर, कॉस अल्फा, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है कोन का, तो ये भी कांस्टेंट है पूरे में। तो 1/4πε0 cos अल्फा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रल डी क्यू। टोटल चार्ज कितना है, क्यू। डी क्यू मैंने एक छोटा सा चार्ज अज्यूम किया हुआ है, तो इसको आप 0 टू क्यू इंटीग्रेट कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि डी क्यू पूरे पे चार्ज, मतलब कितने पे चार्ज है। तो डी क्यू अगर मान लो मैं कहता हूँ इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आई कैन से दैट लैम्डा इंटू, मैंने एक डी एस लेंथ ली थी, लैम्डा डी एस अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा डी एस डी क्यू। तो फिर ये बन जाएगा लैम्डा डी एस, जहाँ पे लैम्डा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी एस। तो इंटीग्रल डी एस एक छोटा सा पार्ट लिया था मैंने, जब मैं इसको पूरे पे मूव करूँगा तो पूरी रिंग का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πe, दैट मीन्स द कंप्लीट। तो यहाँ बन जाएगा लैम्डा इंटू 2π है, जो कि इवेंचुअली क्यू के बराबर ही है, तो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो रिजल्ट बना 1/4πε0 क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि 0 टू क्यू इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू ही आएगा, कॉस अल्फा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि मुझे तो क्वेश्चन में दिया था रिंग, उसका डिस्टेंस मतलब रेडियस ए, और फिर ये डिस्टेंस एक्स पॉइंट पे निकालो, मुझे कोई अल्फा तो दिया नहीं था। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो जो आप चाहते हो, अल्फा बीटा गामा, बट ये ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद, मतलब उसका सोल्यूशन आने के बाद जितनी भी चीज़ें आपने अज्यूम की थी उसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी कुछ भी मान सकता है, इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द रिजल्ट। तो कॉस अल्फा को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा अगर मैं इस ट्राइंगल से सॉल्व करूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट्स गोइंग टू बी एक्स ओवर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a square, so it is going to be E net will come out to be 1/4πε0 q over x square plus a square cos alpha, which is x upon root over x square plus a square। तो इसकी पावर को हम 3/2 कर सकते हैं, क्योंकि ये रेज टू द पावर हाफ है। तो दिस इज द रिजल्ट E net। अब यहाँ अगर आप देखो तो जब x 0 होगा तो फील्ड 0 हो जाएगी, मतलब जब पॉइंट यहाँ होगा तो फील्ड 0 है। और ऑब्वियस भी है कि अगर मान लो ये मेरे पास एक रिंग है, सेंटर पे निकाल रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट इधर खींच रहा है, मतलब पुश कर रहा है, और सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये सिचुएशन है ना। तो सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल वैनिश आउट। अगर मैं इस एक्स टेंडिंग टू 0 करता हूँ तो ई विल बी 0, बट अगर मैं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूँ, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो समझो अगर मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देता हूँ तो फिर ये टर्म एक्स क्यूब एक्स कैंसिल, तब भी e की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, e टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। बट मैं एक ऐसी सिचुएशन अज्यूम करता हूँ जहाँ पे x इन्फिनिटी नहीं है, बट x a से बहुत बड़ा है। ये समझना, जब x a से बहुत बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अगर x a से बहुत बड़ा है तो मतलब इट्स लाइक 1 लाख प्लस 0.01, सो 1 लाख बचेगा। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/4πε0 क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। और अगर आपको ध्यान हो तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मतलब अगर आप एक रिंग से बहुत दूर खड़े हो, बहुत ज़्यादा दूर खड़े हो, तो रिंग बेसिकली आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह अपीयर होगी और उसकी तरह ही बिहेव भी करेगी, मतलब जो फील्ड है वो क्यू बाई एक्स स्क्वायर के वेरिएशन में आएगा। सो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शो दैट कि अ रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज व्हेन like we are trying to find out the electric field from a very far off distance।
सो यू कैन थिंक ऑफ कि रेडियस उसका बहुत छोटा है और वो एक पॉइंट चार्ज की तरह अपीयर होगा। या इनफैक्ट आप किसी भी चीज़ को अगर बहुत दूर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो पॉइंट की तरह ही ऑब्जर्व होता है। सन, स्टार, सारी चीज़ें हमें पॉइंट की तरह ही दिखती हैं जब बहुत दूर से बात कर रहे हो। गाड़ी एक बहुत दूर से आ रही है, वो आपको पॉइंट की तरह दिखाई देती है, बाद में आके पता चलता है कि जैगुआर है कि क्या है। एनीवे, you can also plot the variation of electric field with distance x. you should try it first कि मतलब किस तरह से जाएगा, और उसके बाद आपको चेंज, जब e ज़ीरो है, x ज़ीरो है तो e ज़ीरो है, जब x इन्फिनिटी है तो भी e ज़ीरो है। तो देखो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा बनेगा। जब यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो बीच में कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ पे नॉन ज़ीरो बीच में, तो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा आएगा ना, पहले बढ़ेगा फिर कहीं ना कहीं जाके फॉल होगा। तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो it will go something like this. In the opposite direction it will be like this. At which point maxima will come? तो again मेरे पास expression है, differentiate करो, equal to 0 put करो, आपके पास result आ जाएगा। Okay, किया हुआ भी है। This is the curve. Electric field versus x. Ex, it comes out something like this way. It rises, then it falls, and finally vanishes to 0. इस डायरेक्शन में नेगेटिव, क्योंकि इधर की डायरेक्शन को इन्होंने नेगेटिव माना, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। इट गोज लाइक दिस। एट अ सर्टेन पॉइंट ई विल बी मैक्सिमम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिफरेंशिएट करोगे अगेन, डी ओवर डी एक्स, 1/4 क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे। अब ये सब कुछ कांस्टेंट है, छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर अगेन जैसे मैंने पहले पिछली वीडियोस में किया हुआ है, नॉर्मली आपको करना क्या है कि डी ओवर डी एक्स, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसमें कोशिएंट रूल लगा दो, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। व्हेन विल सॉल्व इट, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये टर्म वैनिश होकर 0 हो जाएगी, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 1, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ इंटू 2x एग्जैक्टली। सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a/√2, मतलब a/√2 पे फंक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, और उसकी वैल्यू है कितनी? तो दिस मच। कुछ नहीं किया, पुट कर दिया, बस x की वैल्यू को a/√2 पुट कर दिया। और ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का कर्व प्लॉट उसका होगा, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर आप सोचने की कोशिश करो तो जैसे मान लो कि ये मेरे पास रिंग थी, इस रिंग के यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया, माइनस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया सेंटर में। तो माइनस क्यू चार्ज कहीं नहीं जाएगा क्योंकि फील्ड जीरो है, बट उस माइनस क्यू चार्ज को मैंने हल्का से शिफ्ट किया इस तरफ और उसके बाद छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने हल्का से शिफ्ट किया इस तरफ, होगा क्या कि ये सारी की सारी रिंग जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया, सॉरी पॉजिटिव की साइड, मतलब इस तरफ होगी, वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब वो रिंग उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और रिंग इस तरफ जाएगी, सॉरी चार्ज इस तरफ जाएगा। जब वो चार्ज इस तरफ मूव करेगा तो सेंटर पे रुकेगा नहीं, वो और आगे चला जाएगा, फिर रिंग वापस खींचेगी तो वो इधर आएगा और फिर इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट दिस पॉइंट। अगर आपको 11th क्लास याद है थोड़ी बहुत तो आप इससे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। इफ़ यू कैलकुलेट इट यू कैन पोस्ट इट इन अ कमेंट, इफ़ यू डोंट, like if you find it difficult you can ask it accordingly. Sorry, I got a call in between, I don't know where I was. Yeah, I was explaining this ring, and then there is this point charge minus q which is placed here, so it's going to oscillate and you need to find out the time period of that. This question has been asked in competitive exams and you can find it out. You simply have to find out the force, the restoring force, and then you'll get the result, what exactly it is. So this is how you find out the electric field due to a ring charge at its axis. uh, Hope you understood it. If you liked it, please share it, and till then have a good day, enjoy, we'll see you in the next class. Bye bye.